गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे नए शासन की स्थापना, अर्थात जो अंग्रेज थे उन्होंने अपना जो नया शासन स्थापित किया था उसके बारे में पढ़ेंगे। गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स 1773 से 1785 उन बहुत सारे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से था जिन्होंने कंपनी की ताकत फैलाने में अहम भूमिका अदा की थी। अर्थात ये हेस्टिंग्स है, इसने कंपनी को मजबूत करने का कार्य किया। वारेन हेस्टिंग्स के समय तक आते आते कंपनी न केवल बंगाल बल्कि बम्बई और मद्रास में भी सत्ता हासिल कर चुकी थी। ब्रिटिश इलाके मोटे तौर पर प्रशासकीय इकाइयों में बटे हुए थे जिन्हें प्रेसिडेंसी कहा जाता था। उस समय 3 प्रेसिडेंसी थी, बंगाल, मद्रास और बम्बई, अर्थात 3 जो बड़े राज्य थे उनमें बांटा गया था, जिनको ये प्रेसिडेंसी नाम देते थे और 3 थे, वो बंगाल, मद्रास और बम्बई। हर एक का शासन गवर्नर के पास होता था। सबसे ऊपर गवर्नर जनरल होता था। वारेन हेस्टिंग्स ने कई प्रशासकीय सुधार किए। न्याय के क्षेत्र में उसने सुधार खास तौर पर से उल्लेखनीय थे, अर्थात न्याय के क्षेत्र में उसने कई जो महत्वपूर्ण कदम थे वो उठाए थे। 1772 में एक नई न्याय व्यवस्था स्थापित की गई। इस व्यवस्था में प्रावधान किया गया कि हर जिले में 2 अदालतें होगी, अर्थात जिले में 2 अदालतें बनाई जाएगी, फौजदारी अदालत और दीवानी अदालत, अर्थात 2 प्रकार की अदालत होगी, एक होगी फौजदारी अदालत, दूसरी होगी दीवानी अदालत। दीवानी अदालतों के मुखिया यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे। मौलवी और हिंदू पंडित उनके लिए भारतीय कानूनों की व्याख्या करते थे। फौजदारी अदालतें अभी भी काजी और मुफ्ती के ही अंतर्गत थी, लेकिन वे कलेक्टर के निगरानी में काम करते थे। अर्थात जो अदालतें थी उनको 2 भागों में बांट दिया। अब देखिए, काजी क्या होता है? एक न्यायाधीश होता है, अर्थात उस समय क्या था? एक न्यायाधीश का पद था। मुफ्ती किसे कहते हैं? तो मुस्लिम समुदाय का एक न्यायाधीश जो कानून की व्याख्या करता है। काजी इसी व्याख्या के आधार पर फैसले सुनाता है। और तीसरा है महाभियोग। जब इंग्लैंड हाउस ऑफ कॉमन्स में किसी व्यक्ति के खिलाफ दुराचरण का आरोप लगाया जाता है तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स यानी कि संसद का ऊपरी सदन में व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चलता है, इसे महाभियोग का नाम दिया जाता था। ये देखिए, ये जो मुकदमा चलता है वो इस तरीके से, ये जो सभी लोग बैठे हुए मुकदमा चल रहा है। एक बड़ी समस्या यह थी कि ब्राह्मण पंडित धर्मशास्त्र की अलग अलग शाखाओं के हिसाब से स्थानीय कानूनों की अलग अलग व्याख्या कर देते थे। इस भिन्नता को खत्म करके समरूपता लाने के लिए 1775 में 11 पंडितों को भारतीय कानूनों का एक संकलन तैयार करने का काम सौंपा गया। एन.बी. होलहेड ने इस संकलन का अंग्रेजी में अनुवाद किया। 1778 तक यूरोपीय न्यायाधीशों के लिए मुस्लिम कानूनों की एक संहिता तैयार कर ली गई। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट, एक एक्ट पारित हुआ है 1773 में जिसका नाम है रेगुलेटिंग एक्ट। इसके तहत एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, एक सर्वोच्च न्यायालय बनाया गया। इसके अलावा कलकत्ता में अपीली अदालत, सदर निजामत अदालत इसकी भी स्थापना की गई, अर्थात एक कलकत्ता में भी अदालत स्थापित की गई। भारतीय जिले में कलेक्टर सबसे बड़ा ओहदा या पद होता था, अर्थात भारतीय कोई भी जिला होता था उस जिले का सबसे बड़ा पद होता था, वो कलेक्टर होता था। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, उसका मुख्य काम लगान और कर इकट्ठा करना तथा न्यायाधीशों, पुलिस अधिकारियों, दरोगा की सहायता से जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना होता था। उसका कार्यालय कलेक्ट्रेट सत्ता और संरक्षण का नया केंद्र बन गया, जिसने पुराने सत्ता केंद्रों को हाशिए पर धकेल दिया। अर्थात जो कलेक्टर होता था वो कानून व्यवस्था का निर्माण करता था, कानून व्यवस्था बनाए रखता था। कंपनी की फौज, कंपनी के साथ भारत में शासन और सुधार के नए विचार तो आए, लेकिन उसकी असली सत्ता सैनिक ताकत में थी, अर्थात वो सैनिकों को ज़्यादा महत्व दे रही थी। मुगल फौज मुख्य रूप से घुड़सवार अर्थात घोड़े पर चलने वाले और पैदल सेना थी। उन्हें तीरंदाजी और तलवारबाजी का प्रशिक्षण दिया जाता था। सेना में सवारों का दबदबा रहता था और मुगल साम्राज्य को एक विशाल पेशेवर प्रशिक्षण वाली पैदल सेना की जरूरत महसूस नहीं होती थी। ग्रामीण इलाकों में सशस्त्र किसानों की बड़ी संख्या थी, अर्थात किसान भी क्या है कि अपने जो शस्त्र थे उनके साथ में रहते थे। स्थानीय जमींदार मुगलों को ज़रूरत पड़ने पर पैदल सिपाही मुहैया करवाते थे, अर्थात जो
अपने पैदल सैनिक थे वो भी उनको वो देते थे। 18वीं सदी में जब अवध और बनारसी जैसी रियासतों को किसानों को भर्ती करके उन्हें पेशेवर सैनिक प्रशिक्षण दिया जाने लगा तो ये सूरत बदलने लगी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब अपनी सेना के लिए भर्ती शुरू की थी उसने भी यह तरीका अपनाया, अर्थात उसने भी क्या किया, किसानों को भर्ती कर लिया और उन्हें प्रशिक्षण देना चालू कर दिया। अंग्रेज अपनी सेना को सिपाही, जो भारतीय शब्द सिपाही से ही बनाए, आर्मी कहते थे, अर्थात जो सेना थी उनकी तो उनको वो आर्मी कहते थे। 1820 के दशक से जैसे जैसे युद्ध तकनीक बदलने लगी, कंपनी की सेना में घुड़सवार टुकड़ियों की ज़रूरत कम होती गई। इसकी वजह यह थी कि ब्रिटिश साम्राज्य बर्मा, अफगानिस्तान और मिस्र में भी लड़ रहा था, जहाँ सिपाही मस्केट अर्थात तोड़ेदार बंदूक और मैचलॉक से लेस होते थे। कंपनी की सेना के सिपाहियों को बदलती सैनिक आवश्यकताओं का ध्यान रखना पड़ता था और अब उसकी पैदल टुकड़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती जा रही थी, अर्थात जो पैदल सैनिक थे अब वो ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए। देखिए मस्केट क्या होती है। पैदल सिपाहियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एक भारी बंदूक, उसको मस्केट कहते हैं। और मैचलॉक का मतलब है शुरुआती दौर की बंदूक जिसमें बारूद को माचिस से चिंगारी दी जाती थी, अर्थात कोई भी जो बंदूक चलाते थे पहले तो उसमें चिंगारी लगानी पड़ती थी। 19वीं सदी की शुरुआत में अंग्रेज एक समरूप सैनिक संस्कृति विकसित करने लगे। सिपाहियों को यूरोपीय ढंग का प्रशिक्षण, अभ्यास और अनुशासन सिखाया जाने लगा, अर्थात जो भारतीय सेना थी उसको भी जो यूरोपीय सेना होती है उसकी तरह प्रशिक्षण दिया जाने लगा। अब उनका जीवन पहले से भी ज़्यादा नियंत्रित था। इस कोशिश में कभी कभी समस्याएं भी आ जाती थी, क्योंकि पेशेवर सिपाहियों की सेना खड़ा करने के चक्कर में अंग्रेज कई बार जाति और समुदाय की भावनाओं को नज़रअंदाज करते थे। अर्थात व्यक्ति क्या है कि अपने धर्म और जाति और परंपराओं के अनुसार रहता है, तो जो अंग्रेजों ने सेना बनाई उसमें उन्होंने समरूपता कर दी, एक जैसे नियम कर दिए, इसलिए क्या है कई बार उन्हें विरोध का संघर्ष भी देखने को मिला है। भला लोग अपनी जातीय और धार्मिक भावनाओं को इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकते हैं? क्या वे खुद को अपने समुदाय का सदस्य मानने की बजाय सिर्फ सिपाही मान सकते थे? सिपाही क्या महसूस करते थे अपने जीवन और अपनी पहचान, यानी वे कौन है, इस बात के एहसास में जो बदलाव आ रहे थे उन्हें सिपाहियों में किस तरह देखा? 1857 का विद्रोह हमें सिपाहियों की इस दुनिया की झलक दिखाता है। इस विद्रोह के बारे में आप अध्याय 5 में पढ़ेंगे। अर्थात जो 1857 की क्रांति हुई है वो भी सिपाहियों से ही शुरू हुई है, जो आर्मी थी वहीं से शुरू हुई है, और किस तरीके से उनके साथ में भेदभाव किया जाता था, किस तरीके से उनके जो रीति रिवाज, जो धर्म, जो एक तरीके से उनकी संस्कृति थी उसको समाप्त किया गया था। निष्कर्ष पढ़ेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारी कंपनी से बढ़ते बढ़ते एक भौगोलिक औपनिवेशिक शक्ति बन गई। 19वीं सदी की शुरुआत में नई भाप तकनीक में आने से ये प्रक्रिया और तेज हुई। तब समुद्र मार्ग से भारत पहुंचने में 6 से 8 माह का समय लग जाता था। भाप से चलने वाले जहाज़ों ने ये यात्रा 3 हफ्तों में समेट दी, अर्थात बहुत कम समय लगने लगा। इसके बाद तो ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेज और उनके परिवार भारत जैसे दूर देशों में आने लगे, अर्थात अंग्रेज और अंग्रेज़ों का जो परिवार था वो भारत में आने लगे, भारत में रहने लगे और भारत में अपनी जो सत्ता थी उसको बढ़ाने लगे। 1857 तक भारतीय उपमहाद्वीप के 63% भूभाग और 78% आबादी पर कंपनी का सीधा शासन स्थापित हो चुका था। देश के शेष भूभाग और आबादी पर कंपनी का अप्रत्यक्ष प्रभाव था, अर्थात पूरे भारत पर उनका अधिकार हो गया। कुछ भागों पर तो सीधा प्रभाव था, कुछ भागों पर अप्रत्यक्ष रूप से वो शासन कर रहे थे। इस प्रकार व्यावहारिक स्तर पर ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे भारत को अपने नियंत्रण में ले चुकी थी। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो अपना लेसन है ये कंप्लीट होता है। आगे का जो लेसन है वो हम फिर कल की क्लास में पढ़ेंगे।
अब ये देखो, ये लेसन है, इसमें हमने अंग्रेजों की पूरी गतिविधियाँ किस तरीके से उन्होंने शासन स्थापित किया था भारत में, पूरा कंप्लीट हमने देखा है कि किस तरीके से वो भारत में आए व्यापार की दृष्टि से और किस तरीके से उन्होंने अपने शासन का स्थापना कर ली। ठीक है।